हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ये सिक्स सेमेस्टर में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है आप लोग का, जिसकी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है 17 तारीख से। ओके, तो जो ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, आते हैं स्टील स्ट्रक्चर पे। फर्स्ट चीज, डिजाइन। पहला शब्द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में पहला शब्द है डिजाइन। डिजाइन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और इस कैसे और क्यों में ही सारा गणित है। किसी भी स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट का अब तक मेरे ख्याल से आप लोग 4-5 स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। शुरुआत आप लोगों ने की होगी नॉर्मल मैकेनिक्स से, फिर आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कोई कोई इसी को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोलता है, SOM सोम या MOS मॉस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। इसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप लोग RCC, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, ये कंक्रीट से जुड़े हुए हिस्से हैं, और एक और है स्टील, जो कि अब आपको पढ़ना है। तो स्ट्रक्चरल पार्ट में कुल मिला के करीब करीब ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको जानने हैं और पढ़ने हैं। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप लोग पहले मैकेनिक्स पढ़ते हैं, इसमें फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। फोर्सेस का वेक्टर, स्केलर, एडिशन कैसे है, सब्सट्रैक्शन कैसे है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें फोर्सेस का रिजोल्यूशन कैसे होता है, कैसे रिजॉल्व करते हैं, कोई मैकेनिकल बॉडी कैसे बिहेव करती है, इसमें एक्सटर्नली फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये सब आप लोग अब तक जाने। यहां पर एक्सटर्नली आप लोग लोड्स को एनालाइज करते हैं। कुछ शायद ट्रस वगैरह भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं है, वो आगे पढ़ते होंगे। अगर यहां नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा इंटरनली क्या क्या होता है, एक्सटर्नल लोड्स के आने से अंदर में क्या क्या चीजें डेवलप होती हैं, वो कैसे बिहेव करता है। कोई भी मटेरियल कैसे बिहेव करता है और उसमें क्या स्ट्रेंथ होती है, उसमें कैसे स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, क्या स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस भी आता है तो कैसा आता है, बेंडिंग आता है, उसके SFD BMD बनाना आप लोग सीखते हैं, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं। इस तरह करके इंटरनली उसका बिहेवियर में क्या क्या चीजें होती हैं, ये आपने जाना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। इसी का एक स्टेप आगे चले हम तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। इन्हीं सारी थ्योरीज का जो अब तक पढ़े, ऊपर दोनों में जो आप पढ़ते हैं, उसी को स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आप और अधिक इस्तेमाल करते हैं। कैसे? यहां पर अब तक आपने डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल पर अपना जौहर दिखाया है। यहां डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर तक किए, यहां आप इनडिटर्मिनेट करते हो। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स पर, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स पर कुछ स्ट्रेसेस का और हिस्सा भी पढ़ते हैं, जैसे कंबाइंड बेंडिंग हो और डायरेक्ट स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं तो कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ते हैं। ये सारी चीजें अब आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़ते हैं। यहां तक आते आते आप सारा
कॉन्सेप्चुअल चीज, कैसे कोई चीज बिहेव करती है, ये आप जान चुके रहते हैं। कोई भी मटेरियल में क्या होगा ये आप कॉन्सेप्चुअली जानते हैं। यहां पर इन दोनों में, आरसीसी में और स्टील में होता क्या है, हमने बात की थी ना डिजाइन क्यों करते हैं। पहला सवाल क्यों और कैसे, ये दो सवाल। पहला क्यों करते हैं, कोई चीज डिजाइन क्यों करते हैं, ना करे डिजाइन यूं ही बना दे। यूं ही बना देने से होता क्या है, आपको कोई एक कार्य करना है, कोई एक फंक्शन पूरा करना है। कोई एक फंक्शन है, फंक्शन जैसे कि मान लो कोई घर बनता है या कोई ब्रिज बनता है। ये क्यों बनता है, घर का फंक्शन है ताकि उसमें लोग रह सकें, एक बिल्डिंग का फंक्शन है ताकि उसमें लोग रह सकें। ब्रिज का फंक्शन क्या है, ताकि उसके ऊपर से लोग गुजर सकें। ये है काम। अब बिना कुछ सोचे समझे हम बस जैसे छोटी सी नाली होती है और एक लकड़ी का तख्ता रख देते हैं उसके ऊपर से और पार हो जाते हैं। ये अमूमन आदमी ऐसा करता है, ये सोचकर वो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ता है, वो ऐसा सोच के कि हाँ भाई ये लोड ले लेगा। वो लकड़ी को जानता है, बचपन से देखता आ रहा है, उसके वो समझ लेता है कि हाँ भाई ये ले लेगा। कोई पतला सा एकदम प्लाई जैसा या प्लाईबोर्ड टाइप का नहीं पतला उस पर रखता, थोड़ा सा मोटा प्लाईबोर्ड रखेगा वो। ये समझ उसमें अपने आप डेवलप हुई है। लेकिन इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जब बनाते हैं, बड़ा ब्रिज हो, बड़ी बिल्डिंग हो या बड़ा डैम वगैरह कुछ बन रहा, तो उसमें आपको एनालिसिस जरूरी हो जाता है ये तय करने में। एक तो इन बड़े स्ट्रक्चर्स में आपको पैसा बहुत लगता है, तो अगर गलती से ये फेल हो गया तो बहुत सारे पैसे नष्ट हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएगा। इससे बचने के लिए कि भैया पेपर पर ही पहले बना उना के चेक कर लो कि ये सही है कि नहीं है। अगर है तो ठीक, नहीं तो पेपर पर ही फेल होगा, कुछ पैसे नहीं जाएंगे। इसीलिए कोई चीज बाद में कैसे बिहेव करेगी, इस सारा अनुमान लगाना, यही इस क्यों का जवाब है। आगे आने वाली अड़चनों से बच सकें इसके लिए हम करते हैं। क्यों करते हैं डिजाइन, तो इसलिए करते हैं भाई। दूसरा सवाल कैसे, कैसे करते हैं डिजाइन। मान लो बिल्डिंग का डिजाइन कैसे करते हैं, या ब्रिज का डिजाइन कैसे करते हैं, या डैम का डिजाइन कैसे करते हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर का डिजाइन का तरीका अलग अलग है। ये मेनली डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल का बन रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बिल्डिंग लेते हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग एक बिल्डिंग है, ये किन किन चीजों से बनी हुई है। इसमें आरसीसी लगेगा, कुछ स्टील बार्स लगते हैं जो कि इसी का हिस्सा है, तभी तो ये आरसीसी कहलाया, नहीं तो प्लेन कंक्रीट बन जाता है, ये तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट। कुछ बार्स लगते हैं। इसका आरसीसी का एक तरीका है कैसे बनता है, हर मेंबर कैसे बनता है। जैसे मेंबर जब हम कहते हैं बीम, कॉलम, फाउंडेशन या स्लैब, ये कैसे बनता है, इसका एक तरीका है। ये आरसीसी में हम लोग पढ़े हुए हैं आरसीसी में। अब यही सारी चीजें अगर स्टील की बनानी हो, और स्टील की क्यों बनाएंगे वो हम लोग आएंगे उस पर, उस पॉइंट पर भी आएंगे। अब यही सारी चीजें अगर स्टील की बनानी हो, जैसे आप लोग पुराने ब्रिजेस देखे होंगे, और पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द, इसका मतलब ये नहीं कि पुराने ही बनते थे, अभी भी बनते हैं स्टील के ब्रिजेस या और अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। स्टील के क्यों बनते हैं ये दूसरा अलग सवाल है, इसको भी हम देखेंगे। पर आते हैं कि अगर स्टील का बनाना हो, आरसीसी पर बात हो गई है, आरसीसी आप लोग पढ़े हैं 5th सेमेस्टर में। स्टील पर आते हैं, चूंकि सब्जेक्ट हमारा स्टील है। कैसे का आंसर, कैसे, जैसे आरसीसी में एक कोडल प्रोविजंस थे कि भाई ये नियम है उसके, ऐसे 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 ये नियम है। और वो नियम कहां से डिराइव होते हैं, वो नियम डिराइव होते हैं इन्हीं सब्जेक्ट से। इन्हीं सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके
कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए और पाया गया कि ये मेंबर या ये ग्रेड ऐसे बिहेव करता है। उसके बेसिस पर एक कोडल नियमावली बनाई गई, पूरा कच्चा चिट्ठा बना। उसी को हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड या आईएस कोड्स कहते हैं, जो कोडल प्रोविजन है उसके हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। ये आपको हेल्प करता है, लेकिन फिर भी आपको प्रोसेस जानना होता है कि भैया कि ये इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्या चीज बनाएंगे हम। आते हैं इस पर, स्टील पर। स्टील ही क्यों? स्टील पर क्यों आने से पहले हम एक बार चाहेंगे कि सिलेबस आप लोग जान लें कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ओके। पढ़ना क्या क्या है स्टील में। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में सिलेबस आपका कहता है पहले तो इंट्रोडक्शन होगा, जाहिर सी बात है किसी भी सब्जेक्ट में शुरुआती इंट्रोडक्शंस हैं स्टील के बारे में। स्टील क्या कंपोजिशन क्या है, मटेरियल स्पेसिफिकेशंस क्या है, वगैरह वगैरह, मतलब मटेरियल के बारे में उसकी जानकारी। मटेरियल एंड डिजाइन फिलोसॉफी। डिजाइन फिलोसॉफी मतलब कि मटेरियल क्या है, कैसे बिहेव करता है, ये जानना पहले चैप्टर में। और कौन सा डिजाइन तरीका आप चुनेंगे। डिजाइन तरीके अलग अलग है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी रहा, अल्टीमेट लोड भी मेथड रहा है, अब नया है लिमिट स्टेट मेथड 2007 से। अच्छा, कोड आपको मालूम ही होगा सबको कि IS 800 इस्तेमाल होता है इसमें, 2007 का ये इस्तेमाल होता है, लिमिट स्टेट मेथड ये। और ये रही हमारी डिजाइन फिलोसफी, उस पर भी आएंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है कनेक्शंस। दूसरा है कनेक्शंस, तीसरा टेंशन मेंबर का डिजाइन, चौथा कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन, पांचवा शायद फ्लेक्सर मेंबर का होगा, प्लास्टिक थ्योरी वगैरह लास्ट में है, पर हमको भी याद नहीं है। एक मिनट, हम सिलेबस भी देख ही लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा है। एक एक करके समझते चलते हैं। मटेरियल डिजाइन फिलोसफी आपको पता है कि मटेरियल के बारे में जानेंगे। यहां मटेरियल हमारा क्या है, स्टील। जब हम कोई स्ट्रक्चर स्टील स्ट्रक्चर जब बनाएंगे इसका, तो इसमें कनेक्शंस की बात हो रही है। पहला कनेक्शंस हम क्यों लिखे हैं वो उस पर भी आएंगे। तो मटेरियल और डिजाइन फिलोसफी के बाद पहला है, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर बना ऐसा, ओके। ये मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, ये सब उसके कॉलम है, ये बीम हो गया, ठीक है, ये भी बीम है, ये सब स्टील के मेंबर्स हैं। थोड़ी देर के लिए मान के चलिए स्टील के मेंबर्स हैं। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको दो चीजें महत्वपूर्ण लगी। पहला, मेंबर, और दूसरा ये जॉइंट। दो चीजें लगी, मेंबर और जॉइंट। जैसे ये एक मेंबर हो गया, ये एक मेंबर हो गया, ये एक मेंबर हो गया, ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर है, लेकिन ये सब तो जॉइंट है ना, ये सब तो जॉइंट है। तो स्ट्रक्चर कायदे से दो चीजों से बना हुआ होता है, एक मेंबर से, एक जॉइंट से। ये जॉइंट
ही हम लोग सीखेंगे यहाँ कनेक्शंस में कि एक मेंबर को दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्शन ही सीखेंगे और पाएंगे कि जॉइंट कैसे बनता है। पहले हम लोग कनेक्शन ही क्यों सीख रहे हैं, इसकी भी एक वजह है। वो खास वजह यह है कि एक इंजीनियर या एक डिजाइनर के लिए ये बात एकदम ध्यान में रखनी चाहिए कि मेंबर भले फेल कर जाए, कनेक्शन कभी फेल नहीं करना चाहिए। एक खास पर्टिकुलर लोड के लिए मेंबर भले फेल कर जाए, ये नियम याद रखो हमेशा अपनी जिंदगी में। मेंबर भले फेल कर जाए लेकिन कनेक्शन फेल नहीं करना चाहिए। क्यों? मान लो ये मेंबर, तो भाई आरसीसी में क्या था कि हम लोग कास्ट कर लेते थे खुद से फील्ड पर ही। यहां स्टील के केस में मेंबर खरीदा जाता है डायरेक्ट, फैक्ट्री फिटेड, फैक्ट्री में बनता है ये सारा मेंबर, बीम बने या कॉलम बने, आई सेक्शन में हो, चैनल सेक्शन हो, या सेक्शंस पर भी आएंगे, अलग अलग प्रकार के होते हैं, चाहे उसका लोहे का प्लेट हो या एंगल हो, वो खरीद कर लेके आते हो तुम। और करते क्या हो कि इसको बस जोड़ देते हो। जैसे एक हम यहां पर फिगर बना रहे हैं, एक ट्रस का, ओके। ठीक है, मान लो ये एक ट्रस है। इस जॉइंट को अब हम बड़ा कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा होगा, मान लो ये एंगल्स हैं और ये बोल्ट यूज होता है या रिवेट यूज होता है। अगर इन दोनों में से कोई इस्तेमाल ना हो तो वेल्डिंग होगी इसके चारों तरफ, ऐसे 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 वेल्डिंग होगी, यहां भी ऐसे वेल्डिंग हो जाएगी। तो कनेक्शन में आपको 3 पढ़ने हैं, रिवेट, बोल्ट और वेल्डिंग। उसके भी प्रकार होते हैं, फिर बट वेल्ड है कि फिलेट वेल्ड है, वगैरह वगैरह। वो चीजें कनेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, उसको भी आराम से पढ़ना है आपको। ये जैसे ही कनेक्शन सीख गया आदमी, उसके बाद बच गया दूसरा कौन? मेंबर। तो मेंबर भैया कैसे कैसे हो सकते हैं? या तो टेंशन झेलने वाला मेंबर हो, या कंप्रेशन झेलने वाला मेंबर हो, या फ्लेक्चर यानी कि बेंडिंग झेलने वाले मेंबर हो। तो इसी तरह के, क्या गिर गया, इसी तरह से ये सिलेबस आगे बढ़ेगा। इसी में आगे चल के प्लास्टिक थ्योरी भी है आपको पढ़नी। हाँ जी, आपको टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, फ्लेक्चर मेंबर, उसके बाद ट्रस भी है और प्लास्टिक एनालिसिस है। सिलेबस में आपको रूफ ट्रस है और प्लास्टिक थ्योरी है, या प्लास्टिक एनालिसिस बोलते हैं इसको। ये पढ़ना है, ये सिलेबस है। तो पहला शुरुआत करते हैं हम लोग मटेरियल और डिजाइन फिलॉसफी से। उसी के हिसाब से, जैसे अभी कैसे का जो आंसर था ना, क्यों और कैसे लिखे थे डिजाइन का,
उसी में जानेंगे हम मटेरियल के बारे में। कोई भी चीज का डिजाइनिंग का प्रोसेस क्या है, पहले ये जानना कि भैया उस पर कितना लोड आ रहा है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है ना कि उसको झेलना कितना है उस स्ट्रक्चर को, या और कोई भी स्ट्रक्चर बनता है एक लोड झेलने के लिए, कुछ झेलने के लिए बनता है, उसका एक वो फंक्शन है। जैसे एक ब्रिज का फंक्शन है, मान लो ये ट्रस ब्रिज ही था, ब्रिज का फंक्शन है यहां से एक गाड़ी गुजरे, इस तरफ पार हो जाए, मान लो बीच में कोई नदी है, इस तरफ से कोई गाड़ी गुजरे और पार हो जाए, तो ये इस गाड़ी का पूरा वजन, और एक ही गाड़ी क्यों, कई सारी गाड़ियां हो सकती हैं, उन सभी गाड़ियों का वजन झेलना इस ब्रिज का काम है। प्लस कोई प्राकृतिक आपदा हो, जैसे हवा तेज चले या अर्थक्वेक आ जाए, उसको भी झेलना इसका काम है। तो ये इसका फंक्शन है, पहला काम उसका फंक्शन है। दूसरा, इतनी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रक्चर का एक काम क्या है, पहला कि वो अपना फंक्शन पूरा करे, और पूरा करे कैसे, मजबूती के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। और तीसरी चीज, उसमें ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आज बनाए और परसों टूट गया, आज तो झेल रहा है। जैसे लोहा होता है, लोहे का हम पढ़ने जा रहे हैं, लोहे का सबसे बड़ा दुश्मन क्या, जंग लगना। तो जंग लगेगा, धीरे धीरे लोहा खराब होगा। तो उसमें ड्यूरेबिलिटी हो तो ये आने के लिए उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, तो उसका मेंटेनेंस भी जरूरी है। ऐसे ही आरसीसी में, आरसीसी को एक्सट्रीम, सीवियर, माइल्ड, ये कंडीशंस हुआ करते थे। कंडीशन के हिसाब से उसमें एक्सपोजर के हिसाब से ग्रेड भी चेंज होता था कि ये इतना झेल लेगा, ग्रेड चेंज होता था, और कवरिंग भी चेंज हो जाती थी स्टील पर, जो कवरिंग लगाते थे हम लोग। तो किसी भी स्ट्रक्चर का यही मेन काम है, पहला अपना फंक्शन वो फुलफिल करे और पूरी स्ट्रेंथ के साथ करे। तीसरा, ड्यूरेबल हो, ठीक है, ताकि अपने पूरे समय अंतराल के लिए वो बना रहे। ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ हमें एक चीज पर का भी ध्यान रखना चाहिए एज ए डिजाइनर, कि फ्यूचर के लिए वो स्टेबल रहे, या यहां पर फ्यूचर ड्यूरेबिलिटी भी कह सकते हो इसको। डिजाइन के लिए ये कोड इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। आशा है आप लोग सभी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा या प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। मटेरियल एंड डिजाइन फिलॉसफी। यहां मटेरियल हमारा कौन है भाई, स्टील। स्टील है क्या चीज, लोहा ही तो है, एक अलॉय है। किस चीज का, स्टील एक अलॉय है। अलॉय मतलब कई सारे चीजों को मिलाकर धातु के साथ बनाया जाने वाला को बोलते हैं अलॉय। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है हमारा क्या, आयरन, कुछ मात्रा में कार्बन, थोड़ा सा निकल, थोड़ा सा सिलिका, कभी कभी क्रोमियम भी मिलाते हैं, मैंगनीज, और भी कुछ कुछ रहता है, बहुत लेकिन कम मात्रा में रहता है। मेन आइटम है ये। थोड़ा सा कुछ कम ज्यादा कर दो, जैसे क्रोमियम थोड़ा सा बढ़ा दो तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है, जिसका बर्तन बनता है। बर्तन स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है आपका। मोलिब्डेनम भी यूज होता है, ठीक है। इस तरह करके बहुत सारे इसमें इस्तेमाल होते हैं। इस पर भी आएंगे, इसके परसेंटेज वगैरह क्या होता है। खैर, स्टील क्या है भाई, हमारा अलॉय है एक तरह का।
अब सवाल ये उठता है कि हम लोग स्टील ही क्यों लिए, कुछ और ले लेते, कुछ और भी तो लिया जा सकता था, स्टील ही क्यों लिए? पहली चीज, स्टील क्यों लिए, इसके बारे में सोचो जरा। फर्स्ट थिंग, स्टील ही क्यों लिए, इसकी बड़ी वजह यह है, एक तरह से ये इसके एडवांटेज भी लिख सकते हो तुम, एडवांटेज ऑफ स्टील। पहली वजह, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। इसका खुद का जितना वजन होता है ना, उस हिसाब से ये काफी ज्यादा स्ट्रेंथ ले सकता है। सोचो, अगर ऐसा न होता, इसका स्ट्रेंथ ऐसे लिखेंगे इसको, स्ट्रेंथ बाय वेट रेशियो, ठीक है, ये बहुत हाई वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, आरसीसी उसी के भी मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। क्यों ऐसा होता है कि अगर स्ट्रेंथ, उतने ही स्ट्रेंथ का स्टील देने के बजाय अगर तुम सोचो कि आरसीसी का कुछ बनाना शुरू करें, हम कंक्रीट का बनाना शुरू, तो बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा आरसीसी बन जाएगा। और बड़ा आरसीसी बन जाएगा तो समस्या ये होगी कि उसका खुद का सेल्फ वेट या डेड लोड, ये भी एक बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। जो फंक्शन था उसको एक्सटर्नल लोड को झेलने के लिए हम बना रहे थे, उसको खुद को भी अपना वजन झेलना है, डेड लोड भी बढ़ जाता है। तो जहां पर डेड लोड आपको कम रखना हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स में स्टील का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर वो अपना फंक्शन पूरा करे और लेकिन डेड लोड पर ज्यादा खास असर न पड़े। उस केस में हम लोग कोशिश करते हैं स्टील का इस्तेमाल करने की। पहली वजह यह है कि इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत हाई होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से हम कई सारे इसके फायदे के हिसाब से, अगर लॉन्ग स्पैन की कोई चीज बनानी हो, जैसे कोई ब्रिज है बहुत लंबा बनाना हो, उसमें बहुत काम आएगा ये। या फिर हाई राइज की कोई बिल्डिंग हो, तो बहुत लंबी ऊंची बिल्डिंग हो, तो उसके केस में हम इस्तेमाल करते हैं। लो डेड लोड चाहिए, लो डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं कह रहे हैं, डेड लोड बोल रहे हैं। अब ये मत पूछना कोई कि डेड लोड क्या होता है, अभी जस्ट सल्फेट बोले थे ना, सल्फेट एक प्रकार का डेड लोड है। तो इन सब चीजों में ये बड़ा काम आता है, पहली वजह ये थी। आइए देखते हैं दूसरा एडवांटेज क्या है जी। दूसरा एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज है इसका डक्टाइल होना। ये एक डक्टाइल मटेरियल है, इसको खींचा जा सकता है, खींच के लंबा किया जा सकता है। और खासकर ऐसा होने से, डक्टाइल होने से होता क्या है कि इसका फेलियर भी डक्टाइल होता है। जैसे मान लीजिए ये एक लोहे का, स्टील का एक बार है, अगर कोई ब्रिटल चीज होती, ब्रिटल चीज मतलब मान लीजिए आरसीसी का होता, तो अपनी ताकत तक ये कोई लोड झेलेगा, उसके बाद ये टूट जाएगा, खत्म, उसी क्षण खत्म हो जाएगा, फैलेगा नहीं। है डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, जब इसको फेल करना है तो ये टूटेगा नहीं, थोड़ा सा फैल जाएगा, लमर जाएगा, लंबा हो जाएगा। अगर खिंचाव में है तो, या दबाव में है तो दब जाएगा। जैसे करीब करीब माइल्ड स्टील 25% तक इलोंगेट हो सकता है। इसका मतलब अगर 1 मीटर का तुम कोई बार लिए हुए हो और उसको खींच रहे हो, तो वो खिंचाकर 1.25 मीटर का बन सकता है और उसके बाद जाकर टूट जाएगा। लेकिन ये 1 से 1.25 जब बन रहा होगा तो तुमको थोड़ा टाइम मिल गया ना कि अभी एक्शन लेने का, भैया हटाओ सारा लोड उस पर से हटाओ, और उसको बचा सकते हैं। ये डक्टाइल फेलियर होने से हमको फायदा क्या मिलता है?
कि हम उसको बचा सकते हैं, जाकर उसको रिपेयर कर सकते हैं उसी समय जाकर। अगर लगे कि भैया लोड ज्यादा हो रहा है, इसको तुरंत रोको। इतना टाइम मिल जाता है, करीब करीब 1/4 माइल्ड स्टील में। ठीक है, तो डक्टाइल होना इसके फायदे की चीज हो जाती है। कैसे? कि वो टाइम आपको दे देता है और आइडेंटिफाई हो जाता है तुरंत, तुरंत से टूट नहीं जाता है, तुरंत से नहीं टूटता है। आपको एक तो टाइम दे देता है रिपेयर का, और दूसरा पता चल जाता है कि भैया यहां पर कुछ गड़बड़ है, यहां कुछ गड़बड़ है, यहां पर आप चेंज कीजिए, यहां पर कुछ ठीक कीजिए, इसको रिपेयर कीजिए, मेंबर चेंज कीजिए, या जो भी आपको करना है वो वहां पर जो केस है उसके हिसाब से चेक कीजिए कि यहाँ गड़बड़ी क्या है, फिर उसके बाद उसका रिपेयर कर दीजिए। तो ये एक अच्छा खासा आपको कुशन देता है कि कैसे आप कोई चीज को रिपेयर कर सकें। तीसरा फायदा, तीसरा फायदा है कि एक तो ये हैंडल करने में और ट्रांसफर करने में बड़ा कन्वीनियंट है। जैसे आरसीसी का बनाएगा तो बहुत बड़ा बन जाता है, अभी अब जस्ट पता है, तो इसको अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो तो बड़ी मुश्किल है। इतना भारी भरकम और साइज में बल्कि लेके जाना बड़ा मुश्किल है। ये कन्वीनियंट है टू ट्रांसफर एंड हैंडल, कन्वीनियंट टू ट्रांसफर एंड हैंडल। लोगों के साथ काम करना भी आसान है और इसको हैंडल करना भी आसान है। ठीक है, ट्रांसफर भी करना आसान है। आप मान लीजिए प्लेट्स लेके जा रहे हैं, या एंगल लेके जा रहे हैं, या चैनल सेक्शन या आई सेक्शन जो भी लेके जा रहे हैं, चाहे बड़े भी हों, तो उसको लोड कीजिए और लेकर जाइए, क्योंकि मेंबर्स टुकड़े टुकड़े में बनता है। और चूंकि इसका वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत हाई होता है, इसके कारण बहुत बल्कि मेंबर कभी होता नहीं है, वो छोटा ही मेंबर बन जाएगा। इतना सा आई सेक्शन भी बहुत लोड ले लेता है। ठीक है, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है कि इसमें मॉडिफिकेशन अलाउ होती है। मॉडिफिकेशन इज इजी। जैसे मॉडिफिकेशन इजी, जैसे आरसीसी मान लो, आरसीसी अगर कहीं से फेल किया, एक तो ब्रिटल फेलियर है, टूट के खत्म हो जाएगा। अब उसको रिपेयर नहीं कर सकते। मान लो एक जगह से कहीं से झड़ गया है आरसीसी और उसके बार्स दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हो तुम कि फिर से कास्ट लगाओ, उतना में फिर से कंक्रीट भर दोगे, तो नहीं होगा, वो फिर झड़ ही जाएगा। लेकिन इसमें आसानी क्या है कि अगर कोई एक मेंबर फेल किया, खोले, नट बोल्ट से है अगर तो खोल दिया, अगर वेल्ड है तो फिर निकाले और गर्म करके निकाले, और फिर उसको मेंबर जाके दूसरा मेंबर वहां लगा देंगे। तो मॉडिफिकेशन आराम से कर सकते हो। कटिंग वटिंग भी की जा सकती है इसमें। कटिंग वगैरह तो खैर आरसीसी में भी कर सकते हैं, लेकिन करनी चाहिए नहीं, ये सजेस्टेड है, हमेशा करनी नहीं चाहिए। ठीक है, पांचवा, कोई भी स्ट्रक्चर बहुत तेज बना सकते हैं हम इसमें। एट अ वेरी फास्ट रेट जल्दी बना सकते हैं। जैसे कैसे जल्दी बना सकते हैं भाई? गाड़ी से सारा मटेरियल साइज स्पेसिफिकेशन अगर तुमको पता है, उतरा, उसके बाद करना क्या है, तुमको जॉइंट्स बनाने हैं ना, होल करना है, उसमें बोल्ट लगाने हैं, काम खत्म। बोल्ट लगा रहे हो या वेल्ड कर रहे हो तो काम खत्म। कंक्रीट की तरह नहीं कि आज कास्ट की 28 दिन तक कास्टिंग पड़ी हुई है वैसे ही, और उसको कुछ कर नहीं सकते, फिर उसमें क्यूरिंग भी करनी पड़ती है। इसमें वो सब झंझट नहीं। तो जल्दी अगर चाहिए कुछ, स्टील इज योर मटेरियल टू गो। अगला, और क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं भाई? एक बड़ा फायदा यह है कि इसकी स्क्रैप वैल्यू भी अच्छी मिलती है। जैसे मान लो इसने अपनी पूरी लाइफ पूरी कर ली, स्क्रैप वैल्यू
स्ट्रक्चर ने अपनी लाइफ पूरी कर ली, उसके बाद भी उसको खोल के कबाड़ी के भाव बेचोगे तो भी बिक जाता है। आरसीसी को बेचने जाओगे तो नहीं मिलेगा कुछ, तो इसमें स्क्रैप वैल्यू भी मिल जाती है। दूसरी चीज, एक आरसीसी में हमने ये भी टर्म देखा था क्रीप और श्रिंकेज का। ओवर टाइम, समय बीतते बीतते स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टी में चेंजेस आने लगते हैं, लेकिन स्टील के केस में ऐसा नहीं होता है अगर ढंग से मेंटेन किया जाए तो। सातवां पॉइंट यह है कि इफ मेंटेन्ड प्रॉपरली, इट्स प्रॉपर्टीज कर दीजिए, प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सारे फायदे हुए हमारे स्टील के। जाहिर सी बात है, इतने सारे फायदे हैं, थोड़े नुकसान भी होंगे। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि जंग लग जाता है, पहला ही शब्द है यहाँ, मेंटेनेंस खोजता है भाई। एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, आइए देखते हैं उनको भी, थोड़ा जाना जाए उसके बारे में। पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि जंग लग जाता है। तो जंग लग जाता है, इसका मतलब हमको उस पर कोटिंग को चढ़ा के रखनी पड़ेगी। पहला ये है, इफ एक्सपोज्ड टू एनवायरमेंट, corrosion takes place। पहला तो नुकसान यही है कि अगर एक्सपोज्ड रहेगा एनवायरमेंट के तो उसमें कोरोजन होने के चांसेस हैं, ठीक है। दूसरा, मेटल है, जाहिर सी बात है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होगा। जैसे मान लो कि ये एक बीम है, ठीक है, ये एक रूम है 1 और ये एक रूम है 2, ये एक दीवार है बीच की, यहां पर आग लग जाए, यहां फायर हो जाए इस तरफ कहीं कॉर्नर में, ये पूरा का पूरा बीम गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा, इस पूरे के पूरे बिल्डिंग में गर्मी फैल सकती है। इससे होता होगा क्या, गर्मी से दिक्कत नहीं है, गर्म होते ही लोहा अपना स्ट्रेंथ खो देता है, अपना यील्ड पॉइंट उसका नीचे आ जाता है। उस पर आएंगे हम लोग, वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वगैरह सब देखेंगे, अपना स्ट्रेंथ खो देता है। फिर वही हाल होता है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हुआ था। प्लेन टकराया, स्टील का स्ट्रक्चर था, प्लेन टकराया, उसमें जितना ऑयल था वो जल गया, गर्म हुआ, गर्म हुआ तो स्टील का स्ट्रक्चर अपना यील्ड स्ट्रेंथ से नीचे आ गया, अपनी जो स्ट्रेंथ थी उससे नीचे आ गया, और पूरा का पूरा बिल्डिंग ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर गया। यही नुकसान हुआ, सिर्फ गर्मी के कारण पूरा का पूरा बिल्डिंग टूटा, कोई एक हिस्सा नहीं, क्योंकि प्लेन टकराया एक खास हिस्से में, उसके बाद पूरी बिल्डिंग गिरी थी, वो गर्मी के कारण गिरी थी, हीट के कारण। तो अब समस्या ये है कि हमको कुछ फायर प्रूफ वहां पर करना पड़ता है, फायर प्रूफिंग वगैरह करनी पड़ती है। इट नीड्स फायर प्रूफ ट्रीटमेंट।
तो गर्मी से बचाने का उपाय भी करना पड़ेगा। तीसरा नुकसान, हर हर मटेरियल में ना थोड़े छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं। कभी लोहे का तार बचपन में तोड़े होगे तुम लोग, मतलब ऐसे मोड़े होगे, फिर सीधा किए होगे, फिर मोड़े होगे, फिर सीधा किए होगे, ऐसे ऐसे करते 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 टूट गया होगा। ये एक तरह का, क्या करते हो तुम, लोड को रिवर्स करते रहते हो, बार 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 बार। लोड को रिवर्स करने से, रिवर्सल ऑफ लोड से होता क्या है, एक फटीग उसमें पैदा होता है। फटीग के कारण उसमें एक फेलियर तय होता है, जिसको बोलते हैं फटीग फेलियर। ये जो तार तोड़ने वाला तरीका है ना, वो यही है, फटीग फेलियर। ये होता किसके कारण है, रिवर्सल ऑफ लोड के कारण। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तुम लोग पढ़े होगे शायद इसका मतलब। ठीक। चौथा पॉइंट, जैसे गर्मी बहुत खराब चीज है ना लोहे के लिए, वैसे ही ठंड भी बड़ी खराब चीज है। होता क्या है, ये जानते हैं ना कि ठंड में चीजें सिकुड़ती हैं। मान लो कोई एक स्टील का बार है, ठंड में ना उसके अंदर के वॉइड्स भरने लगते हैं, वो खाली जो वॉइड स्पेस है वो भर जाता है पूरी तरह, सिकुड़ जाते हैं सारे के सारे। और जब सिकुड़ जाते हैं तो वो ब्रिटल हो जाता है, था वो डक्टाइल मटेरियल, हो जाता है ब्रिटल। तो एक हथौड़ा मारकर भी तोड़ सकते हो तुम। तो एट अ वेरी लो टेम्परेचर, एट अ वेरी लो टेम्परेचर steel loses its ductility. At very low temperature, steel loses its ductility. ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।